इस साल अक्षय तृतीया के दिन यानी 22 अप्रैल को चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। 22 अप्रैल से शुरू हुई इस पावन यात्रा में इस साल करीब 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। अब पूरे 6 महीने खत्म होने के बाद इन चारों धामों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। लेकिन कपाट बंद होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इन चार धामों में बसने वाले देवताओं के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब आपको दर्शन के लिए इन देवताओं के शीतकालीन निवास पहुंचना होगा। हम आपको चारों धामों के शीतकालीन निवास की पूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इस बार की चार धाम यात्रा की झलकियां देखना चाहते हैं तो आप हमारी चार धाम ऑन ग्राउंड वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं चारों धामों के शीतकालीन निवास के दर्शन के लिए। तो चलिए इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं। ग्रीष्मकालीन निवास की झलक तो आपने देख ली। अब ये शीतकालीन निवास कहाँ पर पड़ते हैं उसकी भी पूरी डिटेल आपको देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं माँ यमुना के शीतकालीन निवास के बारे में। यमुनोत्री से 6 किलोमीटर पहले पड़ता है जानकी चट्टी और जानकी चट्टी से 1 किलोमीटर का ट्रैक करके आता है खरसाली गाँव। खरसाली गाँव में ही माँ यमुना अपने बाकी के 6 महीने निवास करती है। आप यहाँ जाकर माँ यमुना के दर्शन कर सकते हैं। ज्यादा ठंड होने के कारण दर्शन के लिए श्रद्धालु काफी कम ही आते हैं, तो लाइन में लगने की टेंशन भी यहाँ पर नहीं होती। अब बढ़ते हैं दूसरे धाम माँ गंगोत्री के शीतकालीन निवास की तरफ। माँ गंगोत्री का शीतकालीन निवास है मुखपा। मुखपा गंगोत्री से लगभग 27 किलोमीटर पहले आता है और हर्षिल से करीब 4 किलोमीटर बाद आता है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद माँ गंगा को डोली में बैठाकर पूरे रीति रिवाज के साथ मुखपा लाया जाता है और बाकी के 6 महीने माता की पूजा यहीं की जाती है। जैसे कि बद्रीनाथ जी जोशीमठ में आते हैं और केदार जी ऊखीमठ में आते हैं, उसी प्रकार से गंगा जी मुखीमठ में आती है और जमुना जी कुशीमठ में आती है। और तो शीतकालीन पूजा इनकी यहीं होती है। यहाँ 12 महीना मंदिर खुले रहते हैं, यहाँ 12 महीने पूजा होती है और गंगोत्री में केवल 6 महीने ही पूजा होती है। यहाँ आप माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं और इसके साथ ही रास्ते में हर्षिल, बेगोरी और गरतांग गली भी घूम सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं बाबा केदार, जहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इस साल करीब 36 लाख से ज्यादा लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुँचे थे। बाबा केदार के धाम पहुंचने के लिए आपको गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। हालांकि केदार घाटी की सुंदरता को देख के आपकी सारी थकान खत्म हो जाती है। ठंड के सीजन में यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, जिससे यहाँ रहना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाबा केदार को ऊखीमठ के ओमकारेश्वर में बाकी के 6 महीने पूजा जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार बाकी के 6 महीने केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा देवतागण ही करते हैं। लेकिन इतनी ठंड में भी यहाँ एक बाबा रहते हैं। सिर्फ रहते ही नहीं बल्कि यहाँ कठोर साधना भी करते हैं। वो कैसे, वो आप हमारी इस रिपोर्ट में जान सकते हैं। अब वापस आते हैं बाबा केदार के शीतकालीन निवास ऊखीमठ पर। आप ऋषिकेश से यहाँ डायरेक्ट बस या फिर टैक्सी से आ सकते हैं। यहाँ आप तुंगनाथ, चोपता और काली मठ भी जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम की तरफ। केदारनाथ के बाद जहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं वो है बद्रीनाथ धाम। यहाँ से आगे पड़ता है भारत का प्रथम गांव माणन। बद्रीनाथ जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। फिर चाहे वो पुरुष पंडित के साड़ी में पहनकर पूजा करना हो या फिर मंदिर में शंख ना बजाना हो, बद्री विशाल का शीतकालीन निवास है नरसिंह मंदिर, जो जोशीमठ में स्थित है। कपाट बंद होने के 6 महीने बाद बद्री विशाल को यहीं पूजा जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद हो रहे हैं, लेकिन आप नरसिंह मंदिर में उनके दर्शन कर सकते हैं। जोशीमठ के लिए आपको ऋषिकेश या हरिद्वार से डायरेक्ट बस या टैक्सी मिल जाएगी। तो ये थे आपके लिए शीतकालीन 4 धाम यात्रा के पड़ाव। अगर आप कपाट खुलने से पहले और शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो आप इन जगहों के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत और ठंड का ध्यान जरूर रखना होगा। अगर आपने 4 धाम यात्रा के दर्शन कर लिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें।
इसके साथ ही अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो घुघुती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।